इसके बाद आता है लेग का एरिया है। लेग का पहले प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है, अपर एरिया कितना है, लोअर एरिया कितना है। उसके बाद उसकी जो पर्टिकुलर शेप्स हैं हमारे पास, कि कौन से मसल्स कैसे हैं, कौन सी कितने कर्व कहाँ पे हैं, काफ एरिया की शेप क्या है, ये ह्यूमन लेग में हम लोग स्टडी करते हैं कि जब वो साइड से खड़ा होता है तो उसका झुकाव क्या होता है, उसका कर्व क्या है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें इसकी सिर्फ एक क्लिप से या एक स्क्रीन से आपको, एक स्लाइड से आपको नहीं आएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, तब जाके हमें ये जो चीज़ है वो समझ में आती है। तो इसकी एक्सरसाइज करते रहिए तभी आप समझेंगे। ये लेग का दूसरा पार्ट है और आर्म का दूसरा पार्ट है। बोन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, मसल स्ट्रक्चर ऐसा है। हाथ को अगर आप देखें उसके ब्लॉकिंग है, सिलिंड्रिकल ही होता है, पूरी बॉडी लगभग सिलिंड्रिकल होती है। फ्लैट सरफेस बहुत रेयर चीज़ होती है ह्यूमन बॉडी में, ज़्यादातर पार्ट जो हैं वो सिलिंड्रिकल ही होते हैं। तो उसके जो टुकड़े हैं, प्रोपोर्शन है, उसकी जो स्टडी है वो आप ध्यान से देखिए। और हर प्रोपोर्शन को देखिए, प्रोपोर्शन अगर हमें आता है तो ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, यानी कि एक्यूरेसी जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन को भूल गए, प्रोपोर्शन को भूलने के बाद तो वो बड़ी अजीब सी एक शेप आएगी, छोटा बड़ा आएगा। इसलिए प्रोपोर्शन की नॉलेज हमारी वो सबसे पहले स्टेप पे आती है। उसको आप लर्न करके रख लीजिए, ड्राइंग बड़ी आसान हो जाती है हर चीज़ की। उसके बाद फीट पे आइए। फीट का जो बनावट वाला पार्ट है, प्रोपोर्शन वाला पार्ट है, लुक एंड फील वाला पार्ट है, इसको भी देखिए। उसके कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से उसकी बनावट होती है, किसका कितना प्रोपोर्शन होता है, वो सब चीज़ इसमें है। तो इसकी भी एक्सरसाइज जो है वही है कि सिर्फ ऑब्जर्व करके, विजुलाइज करके, इमेजिनेशन में डाल के बार बार प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे खुद की बॉडी के पार्ट्स हैं, हम अपने हाथों को देख के, पैरों को देख के, या अपने सामने वाले बंदे को आप बोले कि भाई जरा खड़े होना, या अपने पैर दिखाना या हाथ दिखाना, उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो। प्रोपोर्शन को पकड़िए, ब्लॉकिंग पकड़िए और उसके बाद स्केच करना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा सब। अब बारी आती है मेल और फीमेल टोर्सो की। मेल और फीमेल टोर्सो में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्क होता है। ज़्यादातर वेस्ट पॉइंट पे होता है, ज़्यादातर शोल्डर्स पे होता है, हिप पे होता है, तीनों पार्ट्स पे मेल और फीमेल में दोनों में फ़र्क होता है। तो दोनों की टोर्सो की जो शेप है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको समझिए, ताकि ड्रॉ करते हुए आपको तंगी ना हो। इस क्लिप में आप देखें तो जैसे मेल का जो है ट्रायंगल अलग है, फीमेल का ट्रायंगल अलग है टोर्सो का। मेल के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, फीमेल के शोल्डर्स कम होते हैं, हिप ज़्यादा होता है। मेल में शोल्डर बड़े होते हैं, हिप कम होता है, तो इससे फर्क पड़ जाता है। दूसरे अगर आप कर्व की बात करें तो ऑफ कोर्स मेल के लेग के जो कर्व्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और फीमेल के कर्व जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। हाथ की बनावट में भी फ़र्क पड़ता है। मेल का जो शोल्डर से जब आर्म निकलती है वो तो स्ट्रेट निकल जाती है और थोड़ी बॉडी की तरफ आती है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, क्योंकि सीधे जो एल्बो तक है वो सीधी लाइन आती है, उसके बाद हिप की वजह से आर्म जो है, जो लोअर आर्म है वो बाहर की तरफ निकलती है, मेल में अंदर की तरफ आती है। तो ये दो फर्क भी उसमें काउंट होते हैं। अब बारी आती है फेस के प्रोपोर्शन की। उसकी जो प्रोपोर्शन है इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फेस और ज़्यादातर जो है, हम फेस और पोर्ट्रेट दोनों में फ़र्क कर लें पहले। ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। फेस इज़ लाइक, तो फेस के प्रोपोर्शन को हम लोग जो हैं वो देख लेते हैं कि पहले एक सर्कल लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक स्क्वायर डालते हैं, फिर उसके प्रोपोर्शन को अलग अलग काट लेते हैं, जिसमें फोरहेड आता है, आईब्रो लाइन आती है, नोज़ आता है, चिन लाइन आती है। फिर जो आईब्रो लाइन है उसको अगर 1/4 हिस्से में काट दें नीचे तो उससे आईज़ आ जाती हैं। तो ये तीनों स्टेप्स में आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ मिली है। तो इस तरीके से जो फेस का जो प्रोपोर्शन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि मैंने बताया था कि पोर्ट्रेट और उसके फेस में क्या फ़र्क है कि पोर्ट्रेट इज़ कोई भी एक आदमी होता है या कोई जानकार होता है या कोई भी एक इंसान है जिसका हम फोटोग्राफ बनाना चाहते हैं, उसको एज इट इज़ बनाना चाहते हैं, वो पोर्ट्रेट होता है। लेकिन हम रेंडमली अगर कोई भी फेस बनाना चाहें, कोई भी एक इंसान का चेहरा बनाना चाहें, उस इंसान वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन है, तो उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा फेस स्टडी में चला जाता है। तो ये पोर्ट्रेट स्टडी में क्या है कि जैसे उसका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है, जो फेस का प्रपोर्शन हमने स्टडी किया है वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैच करे। 80% तक मैच कर सकता है, 20% तक हो सकता है वो मैच ना करे। इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी होती है कि पोर्ट्रेट को भी हम लोग स्टडी में डालें। पोर्ट्रेट यानी कि किसी को भी सामने बैठा के उसको भी हम बार बार ड्रॉ करने की कोशिश करें। हाँ, ये है कि उसका जो तरीका है पोर्ट्रेट बनाने का और फेस बनाने का, कि वो तरीका सेम आजमाएं हम। तरीका वही रहेगा, प्रोपोर्शन और ये सब चीज़ वो उसी तरीके से, यानी कि तरीका सेम रखिएगा। नेक्स्ट आता है उसकी एक कह लीजिए ब्लॉकिंग से जो है फेस को हम किस तरीके से बनाते हैं। और मैंने सबसे पहले कहा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स वो एक नेसेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। इसलिए किसी भी फेस को जब हम देखते हैं तो उसको भी हम ज्योमेट्रिकल शेप में यानी कि ब्लॉकिंग में देखते हैं, ब्लॉक करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये जो चीज़ है हमारी, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपको इसका फ़ायदा होगा। अब बारी आती है कि फेस पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नोज़ है, कान है, लिप्स है, आइज़ हैं, इनकी थोड़ी जो बनावट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो तरीका है वो आप देख के ज्योमेट्रिकल शेप क्या है कान की, तो इसमें एक जो ब्लू है वो ज्योमेट्रिकल एक पेरिश रेक्टेंगुलर टाइप की एक शेप है। दूसरे में दो सर्कल लिए हैं कि नीचे का हिस्सा भी सर्कुलर है और ऊपर का हिस्सा भी सर्कुलर है। तो आप दोनों तरीके आजमा सकते हैं, या तो सर्कुलर शेप को यूज़ करिए या आप लाइंस की शेप को यूज़ करिए, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। जब आप इसको शेड करते हैं तो पहले ज़्यादा उसमें टोन्स मत पकड़िए, ज़्यादा उसमें शेड्स मत पकड़िए, हल्का रखिए, 2 या 3 में करिए। उसके बाद और डिटेल में पहुंचिए और मिड टोन्स यूज़ करिए और डार्क टोन यूज़ करिए, तब जाके उसके अंदर वो जो है शेडिंग है वो ठीक तरीके से आती है। नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे उसमें जो कान है, वेरिएशंस हैं उसमें। तो बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस जो है करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार आपके दिमाग में सेव होता रहेगा। उसकी शेप आपकी समझ में आ जाएगी, उसकी डायमेंशन समझ में आ जाएगी, उसके अंदर डेप्थ समझ में आ जाएगी, उसकी हाईलाइट समझ में आ जाएगी। तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ जो है वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है और आप कभी भी उस चीज़ को बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। अब बारी आती है लिप्स की। जैसे कि आँख में हमने जो किया था 100% विड्थ लेके और लिप्स की, दोनों लिप्स की, यानी कि एक सेंटर में एक लाइन लगाई हमने यहाँ पे, ये टोटल विड्थ है। ये डिपेंड करता है आप पर लिप कितना मोटा करना है, लोअर कितना मोटा करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी वही आँख के तरीके से कि 100% एरिया पूरा कवर होगा फ्रंट आई में और 25% एरिया हमारा जो है वो कट जाएगा यहाँ पे और 50% एरिया कट जाएगा यहाँ पे। बाकी बनावट सेम है, राइट साइड की बनावट सेम हम रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेम वही तरीका है, वही तरीका आजमाएंगे हम। फ्रंट फ्रंट हम बना लेते हैं 3/4 में 25% एरिया माइनस और इसमें 50% माइनस। तो ये इस तरीके से हम लिप्स की ड्राइंग जो है वो आराम से बना सकते हैं। और ये है जो हमने लिप्स ड्रॉ किए थे, उसकी शेडिंग के साथ उसका पूरा लुक जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रंट में वही 100%, 3/4 में 75% एरिया एंड साइड में 50% एरिया। तो ये है फाइनल लुक लिप्स का। तो आपने जो है बेसिक जो लिप्स का जो बनाने का तरीका है वो सीखा। अब आप ये देखिए कि आप उसको प्रैक्टिस में रखिए, लिप्स की शेप क्या है, कैसे उसको बेसिक से शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा शेप जो है वो आपके दिमाग में घुसेगी। जब हम आँखों की ड्राइंग करते हैं
तो ये मान के चलिए कि हम एक विड्थ लेते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट लेते हैं। हाइट कुछ भी हो सकती है, विड्थ कुछ भी हो सकती है, बस ये है कि आँख की जो शेप है वो थोड़ी अच्छी सी बन जाए। तो मान लीजिए मैं एक ही बारी में ही फ्रंट आई, 3/4 आई और साइड आई, ये दोनों जो चीज़ हैं, तीनों चीज़ हैं, ये तीनों जो पोजेज हैं आपके, वो मैं आपको एक ही बार में ही बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से देख सकते हैं बना के। मैंने एक पर्टिकुलर चौड़ाई ली है, 3 हिस्सों में मैंने उसको यूज़ किया है ताकि तीनों को मैं एक साथ आराम से बता सकूं। फ्रंट आई की टोटल चौड़ाई जो है वो तो चौड़ाई रहेगी जितनी चौड़ाई है। 3/4 आई में मैंने 1/4 एरिया काट दिया है, यानी कि 25% एरिया काट दिया है और 75% एरिया रोक लिया है। तो जो 3/4 आई है वो हमारी 75% एरिया में पूरी की पूरी बनावट आएगी। साइड में मैंने 50% एरिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और 50% में मैंने इसको यूज़ किया है। असलियत में हम जब भी देखते हैं कि हम शेप तो पूरी बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे 25% जो हमने काट दिया वहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे मान के चलिए साइड पोज में कि यहाँ पे कहीं पे है वो, लेकिन वो जो राउंडनेस आती है वो राउंडनेस के अंदर वो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका है वो दब जाता है। तो इस तरीके से कि हम पर्टिकुलर चौड़ाई ले लेते हैं तीनों में, फिर उसके बाद 25% एरिया जो है वो 3/4 में काट देते हैं और 50% एरिया साइड वाले में काट देते हैं। तो ये आँख की जो ड्राइंग है हम इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और ये बड़ा आसान तरीका है कि 100% में से 25% और एक में 50% माइनस करके बाकी की चीज़ इधर की जो राइट साइड की जो चीज़ है वो सेम रखते हैं। ये ड्राइंग सेम रहेगी इस साइड की। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़ा आसान है। और ये है आइज़ की फाइनल लुक शेडिंग के बाद। शेडिंग करने के बाद आइज़ की लुक वही 100% एरिया, 75% एरिया एंड 50% एरिया। इसकी जो टोटल लुक है शेडिंग के साथ फाइनल जो शेप है वो ये आएगी।
जब हम एक साइड फेस को बना चुके हैं, यानी कि फेस को बना चुके हैं कि किस तरीके से सर्कल लिया, किस तरीके से एंगल्स के साथ लाइंस लगाई, इसको ड्रॉ करने के बाद, इसको स्टडी करने के बाद नेक्स्ट उस पे आता है कि आप डूडलिंग करें। डूडलिंग में एनाटॉमिकल एरिया ज़रूर रखें, यानी कि उसका बोनिंग स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि बोन की जगह पे आप सिंगल एक लाइन लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक हाथ बनाना है तो हाथ के इंटरनल हड्डी को मान के चलिए एक सिंगल लाइन है, तो इस तरीके से जॉइंट को सर्कल छोटा सा एक डॉट लगा लीजिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर उसकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं उसके अंदर वो यूज़ करना शुरू करिए। ये डूडलिंग का एरिया है और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए। डिफरेंट पोजेज हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, वो आप यूज़ करते रहिए। इसमें जैसे पोज स्टडीज़ है, डिफरेंट टाइप की है। स्टेप वाइज आप देखिए फिगर को पहले जो है किस तरीके से देखा गया कि उसमें एक लाइन है, यानी कि एक्शन लाइन जो होती है फिगर की वो लगाई है। फिर उसके बाद ब्लॉकिंग की है, ब्लॉकिंग के बाद मसल्स शुरू किए हैं, फिर थोड़ी लाइट सोर्स डाल के शेड शुरू किए हैं, फिर लास्ट में उसको फाइनल किया है। तो इस तरीके से भी आप अपनी उसमें प्रैक्टिस में रखिए। बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए अगेन वही चीज़ है कि पहले एक उसकी एक एक्शन लाइन लीजिए, डायनेमिक लाइन जो होती है कि पोज क्या है, किस तरीके से मूवमेंट है, उसमें झुकाव कितना है, वो लगाने के बाद मसल्स वगैरह उसमें डालिए, राउंडनेस डालिए। उसके बाद जो बड़ा आसान हो जाता है, देखिए इसमें प्रोपोर्शन है, इसमें ये देखिए कि एक हाथ दूसरे हाथ के बीच में गैप कितना है, कितना पास है। उसके बाद हेड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कि क्या एंगल है उसका। ये जो सब चीज़ें होती हैं ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको आप करते रहिए और ये बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट उसमें देखिए किस तरीके से एक स्टैंडिंग फिगर है, किस तरीके से उसको देखा गया, उसको स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद लास्ट के हिस्से पे आप देखिए कि इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है, बोनिंग स्ट्रक्चर है, मसल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से उसमें आया है। तो ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको एक नॉलेज वाला जो आर्टिस्ट है वो बना देता है, आपको एनाटॉमिकल सेंस देता है, आपको पोज की सेंस देता है, आपको बहुत डिटेल में, यानी कि उस फिगर में हार्डनेस नहीं रहती है, उसमें वो एक सॉफ्टनेस आ जाती है कि बंदा अगर होगा तो इस तरीके से ही होगा, इसके अंदर वो सॉफ्टनेस, उसके अंदर एंगल उसमें आएंगे उसमें। अब बारी आती है जब हम फिगर को ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो अब इसमें एक स्टोरी टेलिंग जो है वो डालना शुरू कर दीजिए, यानी कि एक सब्जेक्ट उसके अंदर लीजिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये कुछ एक स्टोरी का पार्ट है, ये कुछ कहानी है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं इसमें स्लाइड में दिखा रहा हूँ, एक बंदा जो है एक जगह बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है। ये अभी सिर्फ स्टडी का पार्ट है। मान के चलिए एक राजा है जी, ये कुछ सोच रहा है, तो इस तरीके से एक कहानी को गढ़िए अपने उसमें, और उसमें फिर पोजेस को डालने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से वो कुछ ऐसा कुछ कर रहा होगा। ये एक फर्दर एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है, आगे जाके हमारे पेंटिंग में ये बड़े काम आती है। सिर्फ फिगर को नॉर्मल खड़ा करके, नॉर्मल बैठा के पोज स्टडी नहीं करने हैं, उसके अंदर एक भाव डालना पड़ेगा, एक स्टोरी डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में जो है दो बंदे बात कर रहे हैं एक टेबल पे, और वेटर जो है वो कुछ उनके खाने पीने के लिए लेके आया है। उसके पीछे देखें तो दो आदमी बात कर रहे हैं, एक बंदा मूव कर रहा है। तो एक स्टोरी है ये असलियत में। फिगर की एक्सरसाइज जरूर है लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी चल रही है इसके पीछे कि जब हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके अंदर उसको विजुलाइज करते हैं और फिर फिगर्स को उसको प्लेसमेंट देते हैं, उसकी पोजीशंस देते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब हम फिगर को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। अब बारी आती है कि हम रियलिस्टिक फिगर को और ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखना शुरू करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है लाइव स्टडी, यानी कि अपने सामने मॉडल्स बैठाइए, डिफरेंट पोजेज में बैठाइए, डिफरेंट एक्शंस में बैठाइए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि शुरू में कोशिश कीजिए जितना रफ आप स्ट्रक्चर को पकड़ सकें, जितना आप, जैसे होता है रफ लाइन चलाएंगे, प्रोपोर्शन भी उसके अंदर देखेंगे, एंगल भी देखेंगे, प्रोपोर्शन भी देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, इसकी बार बार उस पोजेस की प्रैक्टिस आप करते रहिए। जब फाइनल हो जाएगा तो बाद में उसके अंदर आप रेंडरिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें
फर्स्ट पोज जो है वो काफ़ी ब्लॉकी टाइप का लग रहा है आपको, काफ़ी ब्लॉकिंग उसमें महसूस होती है। सेकंड में उसमें डायमेंशंस शेड्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। थर्ड में उसमें एनाटॉमिकल थोड़ा सा पार्ट यूज़ किया है। और फोर्थ में एक डायनामिक एंगल्स, जो फास्ट मूवमेंट है इसके अंदर पेंसिल की भी। तो ये जो एक्सरसाइज के जो तरीके हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट उसमें है कि जब आप एक लाइव स्टडी जब करते हैं, किसी एक बंदे को बैठा के जब आप पोज बनाते हैं, तो उसमें देखिए आप पहले उसकी पोजीशन को समझिए। जो ब्लू लाइन है वो असलियत में दिखाती है कि मैंने कैसे कैसे उस पार्ट को पकड़ा। सपोज सबसे टॉप पे देखें तो टॉप ऑफ हेड आ जाता है। सेकंड लाइन जो है वो बेसिकली शोल्डर के टॉप को बताती है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सेकंड लाइन जो है शोल्डर को बताती है, यानी कि राइट शोल्डर को बताती है। और जो थर्ड लाइन है वो आपके लेफ्ट शोल्डर को बताती है और एल्बो को बताती है। उससे नीचे की जो ब्लू लाइन है वो आपकी एल्बो को बताती है, जो लेफ्ट हैंड की एल्बो है। उससे नीचे की जो है राइट नी बोन की बात करती है, नी की शेप की बात करती है। उससे नेक्स्ट जो है वो आपका लेफ्ट नी जो है वो पकड़ती है। उससे नीचे की लाइन जो है वो आपकी राइट फुट की पोजीशन बताती है, उसके एंगल को बताती है, उसकी पोजीशन को, उसके प्लेसमेंट को बताती है। और जो सबसे लास्ट की जो ब्लू लाइन है वो लेफ्ट फुट के एरिया को बताती है। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन को भी अगर आप देखें तो हर पार्ट को पकड़ा गया है। और जो रेड लाइन जो है वो बेसिकली एंगल्स हैं पोजीशंस की, यानी कि घुटने का एंगल क्या है, यानी कि थाई का एंगल क्या है, और आपका जो टोर्सो का एरिया क्या है, शोल्डर कौन सा ऊपर नीचे है, वेस्ट लाइन हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, कौन सा पैर किस एंगल में ऊपर नीचे है, ये सब जो है रेड लाइन से। इस तरीके से आप अगर रफ हल्के हल्के लाइन लगा लेंगे तो आपको पोजीशन भी परफेक्ट मिल जाएगी। इसमें आता है ऑयल पेंट से, मान लीजिए हम एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, या पेंट करते हैं एक पोर्ट्रेट को, तो हम बहुत रफ वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, फिर डार्केस्ट एरिया शैडो एरिया उसको ड्रॉ करते हैं, फिर मीडियम टोन डालते हैं, उसके अंदर कलर्स को जो जो कलर जहाँ पे प्रोमिनेंट हो उस जगह पे वो अप्लाई कर देते हैं। बाद में उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग वगैरह कर करके और मीडियम टोन और एड ऑन कर करके उसके अंदर डिटेल में बढ़ जाते हैं। तो पोर्ट्रेट भी जो है वो एक तरह से पहले ड्राइंग का ही पार्ट है, बाद में कलर्स का पार्ट है। तो कलर जो है वो बाद की बात है, पहले परफेक्ट उस बंदे का पोर्ट्रेट यानी कि स्केच यानी कि कैरेक्टर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये किसी और का चेहरा बन जाएगा। तो इसका मतलब स्केचिंग या ड्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंटिंग से पहले उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद पेंटिंग की बारी आती है। तो पेंटिंग की भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। बहुत सारे और रेफरेंसेस आपको जगह जगह से मिल जाएंगे। सामने बैठा के भी आप कर सकते हैं और वैसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। किसी तरीके से लाइव ड्राइंग यानी कि किसी मॉडल को बैठा के भी हम पेंट करते हैं, सेम वही है, रफ ड्राइंग की है, फिर उसके बाद डायमेंशंस उसके अंदर पकड़ी हैं, मासेस पकड़े हैं, फिर धीरे धीरे करके कलर्स अप्लाई किए हैं, डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क शुरू किया है। तो ये वही चीज़ है कि किस तरीके से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ें और लास्ट में हम अपने उस हिस्से को पकड़ें जो लास्ट का फाइनल आउटपुट है हमारा। तो बेसिक जो फॉर्म है मैंने बताया था कि हम किस तरीके से प्रोपोर्शन पकड़ते हैं, किस तरीके से बॉडी पार्ट्स के एंगल्स पकड़ते हैं। जब ये हमारी ड्राइंग परफेक्ट हो जाती है उसके बाद हम कलर्स को अप्लाई करते हैं। अब एक हिस्सा आता है जिसमें हम बताते हैं कि भाई रियलिस्टिक आर्ट क्या है। देखिए रियलिस्टिक आर्ट जो है, मान के चलिए कि जो जैसा दिखता है वैसा ही हम पेंट करें, ड्रॉ करें, वही कलर्स यूज़ करें, मैक्सिमम कोशिश करें, तो हम उसको रियलिस्टिक आर्ट बोलते हैं। यानी कि जैसा दिखता है वैसा हम बनाते हैं। रियलिस्टिक आर्ट जो है वो बेसिकली सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता या हर कोई इतना प्रैक्टिस नहीं होता है कि वो एक अगली फॉर्म पे जाए। रियलिस्टिक आर्ट जो है मास को पसंद आता है, वो खुश होता है देख के, वो वाह वाह करता है कि वाह बिल्कुल जैसा है वैसा ही आपने बनाया है। तो रियलिस्टिक आर्ट जो है वो पहला स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आती है रियलिस्टिक आर्ट के बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, रियलिस्टिक को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और अपने तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से उसको फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन जाती है। इसमें रियलिस्टिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा पहले
पावरफुल होनी चाहिए। जब हमारी वो रियलिस्टिक आर्ट जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, तभी हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को बना सकते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है। सीधे डायरेक्ट आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाने में बहुत तकलीफ महसूस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो रियलिस्टिक आर्ट का या रियलिस्टिक शेप का सिंप्लीफिकेशन होता है। तीसरा पार्ट जो है वो आता है मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट कह लीजिए, इसको कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट भी आप बोल सकते हैं। रियलिस्टिक आर्ट के बाद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आती है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद जब मॉडर्न आती है तो मॉडर्न आर्ट में क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। इसमें प्रोपोर्शन की कोई वो नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती, कौन सा हिस्सा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बस आर्टिस्ट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है कि इसमें कहीं पे कुछ भी हम डाल देंगे, कहीं पे किसी भी शेप में डाल देंगे, किसी भी कलर में डाल देंगे। बस एक कहानी, एक स्टोरी टेलिंग उसके अंदर होती है, जिसमें कोई बंदिशें नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, और उसकी शेप भी ऊपर नीचे हो सकती है, प्रोपोर्शन टूटा फूटा हो सकता है, कलर्स कहीं से भी, और इवन मिक्स मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें चाहे वो पेंसिल यूज़ हो गई हो, फिर कलर भी यूज़ हो गया हो, फिर आपने स्टोन भी यूज़ कर लिया हो, कुछ भी। मतलब मॉडर्न आर्ट जो है या कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, फास्ट एक्सप्रेशन होता है रियलिस्टिक आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, यानी कि और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। और लास्ट में आता है सिंबॉलिक आर्ट। सिंबॉलिक आर्ट बेसिकली एक इलस्ट्रेशन टाइप का एक पार्ट होता है। कह लीजिए कि इसमें एक कहानी होती है, इसमें एक मैसेज होता है, इसमें एक चीज़ ऐसी है जो बताई जाती है कि मैं ये कहना चाहता हूँ। तो उसमें जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो सिंबलाइज किया है, ये चिड़िया जो ब्लैक चिड़िया है वो ब्लैक चिड़िया नहीं है, ये कोई एलिमेंट है, ये कुछ एक सब्जेक्ट है, ये कुछ एक कहानी का एक पार्ट है। पेड़, अंगूठे में पेड़ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इसका एक मतलब होता होगा। यानी कि एक हाथ को दिखाया है, हाथ को दिखाने के बाद जो है वो जो पेड़ ऊपर गया है, वो पेड़ कुछ एक कहानी कहता है, यानी लाइफ कह सकता है कि भाई ये आर्टिस्ट ने सोचा होगा कि लाइफ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो बनती जा रही है। ब्लैक मेल हो सकता है, फीमेल जो है वो जकड़ी हुई है। ह्यूमन बीइंग ने जो है या इंसानों ने जो है, मर्दों ने जो है वो फीमेल को जकड़ा हुआ है, और मेल जो है वो डोमिनेटिंग है। तो ब्लैक जो है वो एक तरह से, मैं अपनी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट ने क्या सोचा होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ कि जो ब्लैक चिड़िया है वो मर्द है, और जो फीमेल है वो हाथ में है उसके, वो एक चेन से बंधी हुई है। इसका मतलब ये एक फ़ीमेल है जो समाज ने बांधी हुई है, और मेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वो ब्लैक है। और लाइफ जो है वो दिखाई है ऊपर जाके कि कहीं ना कहीं एक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी आशावादी कह लीजिए, होपफुल कह लीजिए, ये उसका पार्ट है। यानी कि जब सिंबॉलिक आर्ट पे जाते हैं तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि इसके अंदर एक मैसेज होता है, इसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग होती है, और जो चीज़ होती है असलियत में वो नहीं होती है, बल्कि उसको सिंबलाइज करके डाला जाता है। तो ये कुछ फाइन आर्ट के कह लीजिए, आप पेंटिंग के कह लीजिए, कुछ पार्ट्स थे। ये पूरा उस तरीके से मैं नहीं कहूँगा, बहुत डिटेल में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैंने यूज़ कर ली हैं। अगर आप इनको स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, या काफ़ी कुछ आप करना जान गए हैं। बस इसको बार बार आप देखिए, वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और अचीव करिए अपनी उस चीज़ को जो आप करना चाहते हैं। फिर किसी वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।